Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. बच्चों, today's thought is don't wait for the right time for studying if it won't come. पढ़ाई के लिए सही समय का इंतज़ार ना करें क्योंकि वो नहीं आएगा। बच्चों, तात्पर्य यह है कि अगर आप सोचते हो अभी पढ़ाई के लिए सही समय का इंतज़ार करो, अभी तो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो स्कूल बंद है। लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन अभी स्कूल तो खुलने नहीं है, तो जब स्कूल खुलेगा उसी समय पढ़ लिया जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं अभी सही समय नहीं है, सही समय का इंतज़ार करें पढ़ने के लिए, लेकिन अगर जो बच्चे ऐसा सोचते हैं उनके लिए कोई भी सही समय नहीं होता और वो कभी भी पढ़ाई के बारे में नहीं सोच सकते। तो पढ़ाई के लिए सही समय का इंतज़ार नहीं करना है, जिस वक्त आप पढ़ने बैठेंगे वही सही समय है और हमें अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए सही समय का इंतज़ार ना करके पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ओके स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने हिंदी सेकेंड में वर्ण विच्छेद पढ़ा था, वर्ण विचार पढ़ा था, वर्ण विचार लेसन। उसके अंतर्गत वर्ण के बारे में, वर्ण कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है, और स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, द्वित्व व्यंजन क्या है, आदि बहुत सारे आपके पॉइंट आए थे। आशा करती हूँ आपको वो सब समझ में आ गए होंगे। और अब हमारा टॉपिक हिंदी फर्स्ट का लेसन थर्ड है, बस की यात्रा, पार्ट 3 बस की यात्रा है। बच्चों, ये बस की यात्रा आपके लेखक हैं इसके हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी ने बताया है, बस एक जर्जर अवस्था की बस है, उसका वर्णन किया है कि वो बस बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, तो उसी का वर्णन है। देखते हैं इस लेसन में क्या बताया है उन्होंने। लेखक बता रहे हैं, बस की यात्रा में हम 5 मित्रों ने तय किया था कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक कह रहा है कि हम लोग 5 मित्र थे और हम लोग ने शाम 4 बजे बस से चलने की सोची। जैसे कि बच्चों, बहुत सारी कंपनियों की बस चलती हैं, बहुत सारी बस कंपनियों की बसें अलग अलग अपने अकॉर्डिंग होती हैं। तो उसमें बताया कि एक जो कंपनी की बस थी वो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती थी, और जो हमें जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी, तो उस जब बस से हम चलते तो हमें जबलपुर की ट्रेन मिल जाती। तो हमने सोचा कि इसी बस से चलें, जबलपुर की ट्रेन मिल जाएगी और सुबह हम घर पहुंच जाएंगे। और हम में से 2 लोगों को काम पे जाना था, जहाँ भी हम 2 लोग, उसमें से 5 लोगों में से 2 लोग जहाँ भी काम करते थे उनको वहाँ पे जाना था। तो अगर वो नहीं पहुँच पाते, अगर सुबह के वक्त चलते तो वो अपने काम पे नहीं जा पाते, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस बस से चलेंगे तो सुबह पहुँच जाएंगे, तो वो अपने काम पे भी 2 लोग जा सकते हैं। इसलिए हमें वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक कहता है इसलिए वापसी का यही रास्ता हमें सही लगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। मतलब लोग जो भी सुन रहा था वो ये कह रहा था कि लोगों का कहने का मतलब था कि रात में सफ़र कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डाकू मिलते हैं, ये बस डाकू है, डाकिन है, खा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का कहना था कि बस कहीं ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कोई भी हादसा हो जाए तो रात में तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, इसलिए रात का सफ़र सही नहीं है। देखिए आगे लेखक क्या कहता है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब व्यवव्रत थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब लेखक बस का विवरण कर रहा है। कहा बस को देखा तो हम लोग में श्रद्धा उमड़ गई, मतलब ऐसे भाव जगे जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति होता उसके लिए जो भाव जग जाते हैं कि इसकी सहायता करनी चाहिए, इस टाइप के भाव। जैसे वयोवृद्ध से मतलब है बस बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी बस थी। जो बहुत पुरानी चीज़ हो जाती है उनसे उनका बूढ़ों से यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है लेखक। कह रहा वो वयोवृद्ध बस थी और
सदियों के अनुभव के निशान समेटे हुए थी, मतलब बहुत सारे सालों से चल रही होगी तो उसको सदियों का अनुभव हुआ होगा, तो उसे वृद्धावस्था में कष्ट होगा। तो वृद्धावस्था में इंसान को कष्ट होता है शरीर से, तो वो सोच रहा था, वो उससे वृद्धावस्था से बस की कंपेयर करते हुए कह रहा है कि इसे अगर हम लोग इतने लोग सवार हो गए तो वृद्धावस्था में बस को कष्ट होगा, बस उसको रख के पूजा की जा सकती है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। फिर आगे देखिए क्या कहता है लेखक। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उससे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी ही चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछा करने लगे। डॉक्टर मित ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक कह रहा है कि जो बस जिस कंपनी की थी उसी का एक हिस्सेदार भी था, वो भी बस से जा रहा था। तो हमने पूछा कि ये इतनी वयोवृद्ध अवस्था में बस है तो ये चलेगी? तो वो कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगी। तो वो कहता है, अपने आप चलेगी ना, धक्का अक्का तो नहीं देना पड़ेगा। लेखक का तात्पर्य धक्का अक्का तो नहीं देना पड़ेगा। तो वो बोला, नहीं नहीं चलेगी, जो नई बस है उनसे भी ज़्यादा विश्वसनीय ये बस है, और हमको प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे बेटे को कोई प्यार से गोद में बैठाल के चलता है, उसी तरह ये भी हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर, आदमी को खुश करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का अर्थ होता है साधन। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो, हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हम बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक कह रहा है कि जो लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आ रहे थे या संबंधियों को छोड़ने आ रहे थे उस बस में बैठाने के लिए, बस को देख रहे थे, वो भी असमंजस की स्थिति में थे कि ये कैसी बस है, राजा की तरह है कि फ़कीर की तरह है, और इसको कूच करने के लिए निमित्त साधन चाहिए, अपने आप चलेगी कि इसको कोई धक्का लगाने वाला साधन चाहिए। फिर जैसे तैसे इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसे जैसे लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन चल रहा हो। इतनी पुरानी बस थी और उसमें जो शीशे लगे हुए थे खिड़कियों के, वो इतने जर्जर अवस्था में थे और काफ़ी कुछ टूट चुके थे। लग रहा था कि ये शीशे बचे भी हैं। अब आगे देखिए लेखक क्या बस की विवरण कर रहा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवध जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरों से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक कह रहा है, लेखक ने बस की तुलना गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उससे की है, क्योंकि ये दोनों आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हुए थे। तो बस भी जो है वो उसका जो है तुलना उन दोनों आंदोलनों से इसलिए कर रहा था कि बस वो कह रहा है कि अब बस की वो सिचुएशन हो गई है कि उसको भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना चाहिए। मतलब अब उसको स्वतंत्र हो जाना चाहिए अपने काम से, और अपने काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बस की स्थिति ऐसी है कि उसमें बैठे हैं तो कभी तो लग रहा है कि हमारा शरीर आगे को भागा जा रहा है सीट छोड़कर, और कभी लग रहा है सीट हमको छोड़ के भागी जा रही है। फिर आगे देखिए लेखक क्या कहता है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। वो बोल रहे हैं, अब देखिए हमारी मुसीबतें शुरू हो गई। लेखक बता रहे हैं, एकाएक बस रुक गई और जो पेट्रोल की टंकी उसमें थी उसमें छेद हो गया। अब ड्राइवर ने क्या किया कि नली लगाकर सारा पेट्रोल उसमें इंजन में भेजने लगा।
तो सोच रहा था, जो हिस्सेदार बस कंपनी के थे जो बस की तारीफ़ कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि वो अब इसको निकाल के गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे इंजन को, जैसे कौन पिलाता है, माँ बच्चे को दूध की शीशी लगाती है। अब आगे देखिए लेखक क्या कह रहा है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पे भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता इससे बस टकराएगी, वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। वो कह रहा था कि हर चीज़ से डर लग रहा था। उसकी रफ्तार भी बहुत कम हो गई थी बस की, और कोई चीज़ भी भरोसा नहीं लग गया था। लग रहा था अभी अभी ब्रेक फेल हो सकता है, कहीं बस की स्टीयरिंग ना टूट जाए। और प्रकृति ऐसे बहुत सुंदर लगती है, जब बस में बैठो तो उसके दृश्य बहुत सुहावने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रकृति की तरफ देख रहे थे तो लग रहा था अभी ये इस पेड़ से टकरा जाएगी, अभी आने वाले अगले पेड़ से टकरा जाएगी। हर चीज़ से डर लग रहा था। इतनी जर्जर अवस्था में वो बस थी कि हर चीज़ से हमको डर लग रहा था। आगे देखिए लेखक क्या कहता है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया इस बियाबान में, हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब जंगल होता है। फिर लेखक कह रहा है कि जो कंपनी के हिस्सेदार थे जो तारीफ़ कर रहे थे, वो कह रहे हैं बस तो फर्स्ट क्लास है, बस तो अच्छी है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि अच्छी बस भी कभी कभी ख़राब हो जाती है। अभी भी वो मानने को तैयार नहीं थे कि बस जो है बहुत ही क्षीण अवस्था में हो गई है। फिर वो कह रहे हैं कि फिर वो बस बिल्कुल रुक के वृक्षों की छाया के नीचे जब खड़ी थी तो बड़ी दयनीय लग रही थी, जैसे लग रहा था कोई वृद्ध थक कर पेड़ की छाया में बैठ गया हो, और या उसका प्राणांत हो गया, मतलब वो मर गया हो, और हमें जो है इस जंगल में उसकी अंत्येष्टि अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। इसके आगे देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। फिर लेखक कह रहे हैं कि फिर जब वो चल नहीं रही थी बस, तो हिस्सेदार ने क्या किया कि इंजन खोला, उसको कुछ ठीक किया तो वो कुछ चलने लगी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम थी, चाल बहुत ही कम थी। जैसे वृद्ध व्यक्ति की आँख की ज्योति जाने लगती है, बहुत हल्की हो जाती है, तो रास्ता टटोल टटोल के आगे बढ़ता है, और कोई जैसे पीछे से आता होता है तो पहले उसको रास्ता देता, तुम निकल जाओ मैं आराम से जाऊँगा। वही सिचुएशन बस की थी। कोई भी आ रहा था उसको कह रहे थे तुम निकल जाओ फिर मैं आराम से जाऊँगी। फिर देखिए लेखक क्या कहते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नदी में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ थी। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। वो कह रहे थे, लेखक बताते हैं कि जैसे ही वो एक पुलिया के ऊपर बस पहुंची, एक टायर उसका फिस होकर बैठ गया और बस इतनी ज़ोर से हिली कि लग रहा था अगर स्पीड में होती तो ये उछल कर नदी में गिर जाती। मैं तो उस कंपनी के लेखक कह रहा है, मैं तो उस कंपनी के हिस्सेदार के बारे में सोच रहा था कि वो टायरों की हालत अच्छे से जानते हैं, जबकि हम लोग तो जर्जर अवस्था देख रहे थे, लेकिन इतने अच्छे से टायरों की हालत नहीं जान रहे थे कि इतने बुरी हालत में है टायर। तो हम बैठ गए थे, लेकिन सोचिए वो कैसे बैठ गए होंगे कंपनी के जो हिस्सेदार थे। कह रहे जैसे आंदोलनकारी थे जो स्वतंत्रता के लिए जान भी निछावर कर देते थे, उसी तरह मुझे तो उनके लिए वही मेरे दिमाग में आया कि जैसे वो अपने जान निछावर करने आए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं।
दूसरा घिसा टायर लगा के बस फिर चली। मतलब लेखक जो कंपनी के हिस्सेदार थे उन्होंने अभी भी दूसरा नया टायर नहीं लगाया, घिसा टायर लगाया और बस चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और उससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए हैं। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। वो बोल रहा है लेखक कि अब दूसरा जो घिसा टायर लगा दिया गया है उसी से बस चल पड़ी और हमने उम्मीद ही छोड़ दी कि हमें जहाँ मंजिल तक पहुँचना था इस बस से उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और अब हम अभी तक तो इतने तनाव में थे, लेकिन अब हमने सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। इत्मीनान से हम बैठ गए, आराम से बैठ गए और घर की तरफ बैठ गए और चिंता जाती रही और हम लोग हंसी मजाक चालू गया। हम लोग सोचा पहुंचना तो है, चाहे जब पहुंचे, तो हम लोग हंसी मजाक करने लगे और इत्मीनान से बैठ गए कि किसी तरह तो पहुंच ही जाएंगे। तो लेखक ने इस तरह से एक व्रत की तुलना करते हुए बस की अपनी एक जर्जर अवस्था में जो बस थी उससे यात्रा जो की थी उसका वर्णन इसमें किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। बच्चों, लेसन में आप लोग समझ ही गए होंगे कि लेखक ने बस का जो है वर्णन किया है, अपनी एक बस यात्रा का वर्णन किया है। अब देखिए इसके प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? देखिए बच्चों, जैसा कि बताया है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि रिटायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की भी खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से, मतलब पैसे के रुपए की मोह की वजह से आत्मबलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। मतलब ऐसी भावना पैसे की वजह से देखने को मिलती नहीं है, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया था और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो पैसे के मोह की वजह से उतनी घिसी पिटी बस को भी चलवा रहा था, जबकि वो भी उसी बस में बैठा था, उसको जरा भी डर नहीं लग रहा था। ये सोच के हमने स्वतंत्रता आंदोलनों से उसकी तुलना करते हुए लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? अब देखिए इसमें बताया, लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार ये बस डाकिंग की तरह है। मतलब लोगों ने जो उस वक्त जो उस टाइम पे बस चलती थी उसकी जर्जर अवस्था का सभी को मालूम था कि इस वक्त जो 4 बजे जो भी बस जाती है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती, बहुत ही पुरानी बस है। तो लोगों ने सोचा कि ये कहाँ रुक जाएगी, रात का सफ़र है, परेशान होना पड़ेगा, इसलिए लोगों ने सलाह दी थी कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब आंसर देखिए, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पुरानी बस होने के कारण जब उसको स्टार्ट किया गया तो बहुत ही बेकार कंडीशन से वो हिलने लगी। तो उसको लग रहा था जैसे इंजन जब चालू किया जाता तो उसके पुर्जे हिलते हैं, उस तरीके से हम लोग भी हिल रहे हैं। तो यही सोचकर उसको लगा कि ये सारी बस ही इंजन है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, गजब हो गया, ऐसी बस तो अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? आंसर देखिए, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। मतलब लेखक को लग रहा था कि ऐसी जो बुरी कंडीशन बस है वो चलेगी,
तो लेकिन जब लेखक के बस के हिस्सेदार ने उनसे कहा चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी, मतलब धक्का लगाने की जरूरत नहीं लगेगी, तो ये सुनकर लेखक को हैरानी हुई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ पर निकल जाने पर दूसरे पेड़ का वो इंतजार कर रहा था, बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ दुश्मन लग रहा था, मतलब जो नैसर्गिक सुंदरता थी उसको अच्छी नहीं लग रही थी, उसको लग रहा था कहीं वो इस पेड़ से ना टकरा जाए, कहीं वो उस पेड़ से ना टकरा जाए। हर पेड़ उसे अपना दुश्मन समझ में आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। मैंने बताया ही था कि स्वतंत्रता के लिए किया गया था, तो ये जो है उसका बस भी स्वतंत्रता चाह रही थी, इसीलिए बस की तुलना सविनय अवज्ञा आंदोलन से की गई है। फिर सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंगकार ने किस रूप में किया है? लिखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में से सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। ये तो मैंने बताया ही कि वो अनुरोध कर रही थी, कि उसकी अवस्था देख के लग रहा था कि वो मालिक से अनुरोध कर रही है कि अब बस का काम रोक देना चाहिए, अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि चलाई जा सके। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात आती है, आपकी भाषा की बात में है पहला क्वेश्चन, बस वश 3 शब्द हैं, इसमें बस सवारी के अर्थ में, बस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे बस में चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्य समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। देखिए 3 तरह के बस इसमें दिए हैं, आपको 2-2 वाक्य बनाना है। तो एक 2 तरह के बस दिए, एक वश और एक बस। तो वश का मतलब है, आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं है, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। एक बस करो कितना खाओगे, बस करो इतना काफ़ी है, बस करो अब चलोगे भी, इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। 2 बस 2 ही तरह के शब्द दिए, लेकिन इसमें मिस्टेक बस 3 तरह के शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए लिखा हुआ 2 ही तरह के शब्द हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से उतारेंगे, वश और वश 2 शब्द हैं, बस सवारी के अर्थ में और वश अधीनता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और यही बस तीसरे अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, काफ़ी के अर्थ में। इस तरह से इस क्वेश्चन को उतारेंगे। फिर नेक्स्ट है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना भी इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि शब्द वाक्य 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। कहानी में से आपको इस प्रकार के 4 वाक्य चुनने हैं कि जिसमें की, से आदि का प्रयोग किया गया है। तो मैंने देखा इसमें, यहाँ पे देखिए जैसे आई, ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यह बस पूजा के योग्य थी, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। इस तरह आप और वाक्य भी छाट के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना, रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि, इन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए पहला है टहलना, जैसे आप इसमें टहलना भी लिख सकते हैं, घूमने के लिए टहलना भी यूज़ किया जा सकता है, चलना भी यूज़ किया जा सकता है। टहलने का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना के लिए बना सकते हैं, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इस तरह के कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था।
इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक बचे, कम बचे थे मतलब शेष के अर्थ में, दूसरा उनसे हमें बचना था मतलब सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए, शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही शब्द में एक ही वाक्य में वो शब्द 2 बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो। जैसे कि एक मान लीजिए हम लेते हैं शब्द जल, तो इसका हम अगर बनाएंगे, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। पहले जल का अर्थ है पानी और दूसरे जल का अर्थ है जलना। इस तरह से एक ही वाक्य में जल शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, हार। यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वो प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। मतलब एक हार है हारना मतलब हार जाना, दूसरा हार है पहनने वाला हार। तो एक ही सेंटेंस में 2 हार आए हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे हार का ये भी बना सकते हैं, हार जाने के बावजूद भी उसे हार पहनाया गया। नेक्स्ट है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज के लिखे। मैंने जब आप लोगों को विशेषण बताया था तो मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण भी बताया, गुणवाचक विशेषण भी बताया। मैंने बताया जो कोई चीज़ की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। और उसके कई प्रकार होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जिसमें आपको संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के इसमें 4, 8, 10 कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। गुणवाचक विशेषण के इसमें आए चांदनी रात, समझदार आदमी, इस तरह के इसमें आए हैं सेंटेंस। अब देखिए इसमें आगे शब्दार्थ भी देख लीजिए। पहला है निमिन, निमिन का अर्थ होता है कारण या साधन। दूसरा है गोता, जिसका अर्थ है डुबकी लगाना। तीसरा है इत्तेफाक, जिसका अर्थ है संयोग। चौथा है बियाबान, उसका अर्थ है जंगल या उजाड़ खंड। फिर है 5वां अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब होता है मृतक क्रम या दाह क्रम। फिर है प्रयाण, प्रयाण का मतलब है प्रस्थान या मरना। बेताबी, बेताबी का मतलब होता है बेचैनी। मंगला पब्लिक स्कूल 89। बच्चों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, पूरा देखते भी नहीं हैं, और पूरा नहीं देखते हैं और आप लोग PDF से वर्क कर लेते हैं। तो ऐसी पढ़ाई का बेटा कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। बिना मेहनत के पढ़ाई नहीं होती है, और जो पढ़ाई बिना मेहनत की जाती है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ना ही कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हो कि क्या आप लोग को इसमें कोड दिया गया है। अगर 1-2 बच्चे को कर भी देते हैं कमेंट, तो वो देखते हैं कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आया उसी को उठा के वो भी लिख देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से मत करें। अगर आप लोग को सही से पढ़ाई करनी है और 10th और इंटर में कुछ खास करना है, कुछ अपनी विशेष पहचान बनानी है, तो उसके लिए ये PDF से डायरेक्ट उठा के वर्क करना। मैं बार बार हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, पहले आप लोग को सारे क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको PDF से देख के आंसर करने हैं कि जो हमने सॉल्व किया था वो सही है। पहले रफ कॉपी में आप सॉल्व कीजिए। एक सब्जेक्ट का काम 1 दिन में जा रहा है, क्या आप आधी घंटे का, पौन घंटे का वीडियो देख के और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं तो 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा। फिर PDF से वर्क करते हैं तो आधी घंटा और ले लीजिए, 2 से ढाई घंटे में आपका सारा पूरा काम खत्म हो जाता है। आप अगर उसको लर्न भी उसी दिन करते हैं तो 1 घंटा और ले लीजिए, 3.5 या 4 घंटे में आपका सारा काम खत्म। आप स्कूल आते हो 8 घंटा देते हो, फिर घर पे भी जाके पढ़ते हो 10 घंटे बाद, अभी आपको केवल 4 घंटे मेहनत करनी पड़ रही है। तो आपको ये 4 घंटे भारी लग रहे हैं, उसमें वो मेहनत आपसे नहीं हो रही है। और स्कूल में आप 8 या 10 घंटे पूरा घर और स्कूल मिला के आप देते हो, तब वो आपको मेहनत भारी नहीं लगती है। तो बेटा ये सोच के चलिए कि हमारा स्कूल चल रहा है, हमें कम से कम हम आधा टाइम तो दें पढ़ाई को। आप क्या सोच रहे हो कि एक वीडियो जा रहा है, मैं आधे घंटे में अपनी पढ़ाई ख़त्म कर दूं, वीडियो आगे बढ़ा के देख लूं, 10 मिनट में वीडियो ख़त्म कर दूं और उसके बाद 20 मिनट में वक्त ख़त्म कर दूं, उसको लर्न करना नहीं है, मुझे कुछ समझना नहीं है और मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? आप 10th में किसी लायक नहीं रहोगे बच्चों अगर इस तरह के वर्क करोगे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चे इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे, वो मेहनत से अपनी पढ़ाई करेंगे। और मैंने बताया बेटा सही समय पढ़ाई का कभी नहीं होता है, सही समय हमें लाना पड़ता है।
तो बच्चों यही समझाते हुए मैं आपको अलर्ट करती हूँ पढ़ाई के लिए कि आप लोग मेहनत से पढ़ें। थैंक यू।